हेलो एवरीवन, प्रिसीजन एज में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं हूं ए के अनुरागी। पिछली क्लास में हमने बात किया था अधिकार से रिलेटेड, जो हमने राइट बात की थी कि राइट का क्या अर्थ होता है। फिर हमने इसके प्रकार देखे थे, जैसे कि संवैधानिक, सांविधिक अधिकार। फिर हमने बात किया था विधिक अधिकार। फिर हमने बात किया था नेचुरल राइट जितने भी होते हैं। फिर यहाँ पे मैंने विधिक अधिकार में मैंने बात किया था अनुच्छेद 326, जो मत देने का अधिकार है। यहाँ पे मत देने का अधिकार है। और यहीं पे ही मैंने बात किया था अनुच्छेद 301। अनुच्छेद 301 में मैंने बाय मिस्टेक कह दिया था कि संपत्ति का अधिकार है। तो यहाँ पे संपत्ति का अधिकार इसमें नहीं है। ये संपत्ति का अधिकार है अनुच्छेद 300 ए में है, जो कि मैंने बाय मिस्टेक अनुच्छेद 301 में बोल दिया था। अनुच्छेद 301 में है आपका व्यापार वाणिज्य से संबंधित है, जो कि आप पूरे भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। इससे संबंधित इसमें प्रावधान दिए गए हैं। फिर इसके बाद हमने बात किया था नागरिकता। तो आप यहाँ पे अनुच्छेद 301 वाला जो पॉइंट था आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। नागरिकता के बारे में हमने बात किया था कि इसके क्या अर्थ होता है। जैसे कि जन्म के आधार पे हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, वंश के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं, और पंजीकरण के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर देशीकरण के आधार पर भी हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ हमने बात किया था। फिर इसके बाद हमने बात किया था कि अनुच्छेद 12 के तहत जो राज्य की परिभाषा होती है, इसको हमने बात किया था सामान्य अर्थ में। और इसके बाद 12 के तहत, अनुच्छेद 12 के तहत ये हमने बात किया था। फिर उसके बाद हमने अनुच्छेद 13 की बात की थी। अनुच्छेद 13 में हमने जो न्यायिक समीक्षा की जो अवधारणा है उसको भी हमने डिस्कस किया था। आज की जो क्लास का जो टॉपिक है अनुच्छेद 14-15 हम डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 14 और 15 डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा वीडियो छोटी रहेगी क्योंकि आज मुझे थोड़ा काम है, इसकी वजह से मैं आज थोड़ी छोटी क्लास लूँगा। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जो विधिक अधिकार में हमने 301 की बात की थी, ये यहाँ पे व्यापार वाणिज्य से संबंधित कुछ राइट्स दिए गए हैं जो कि विधिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। पिछली क्लास में मैंने अनुच्छेद 301 का जो प्रावधान था मैंने इसमें कंक्लूड कर दिया था। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 14 में दिया गया है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, सबसे पहले समानता और समता में अंतर भी देखेंगे, लेकिन इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि साथ साथ आपको क्लियर भी होता रहेगा। देखिए, कहता है समानता तथ्य आधारित होती है, जबकि समता समान परिस्थितियों पर आधारित होती है। जैसे समानता में क्या होता है, सबको इक्वल राइट। अगर कोई यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, दूसरा यहाँ पे भी इसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ये समानता की बात करता है। लेकिन समता में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे है और कोई व्यक्ति यहाँ पे है, तो परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जो इसके अनुकूल नहीं है। जैसे कि हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स में देखेंगे कि आप जो SC ST वर्ग को जो आरक्षण की नीति के तहत जो मिलता है, उनको एक विशेष कोशिश की जाती है राज्य के द्वारा, ताकि वो आज इनके बराबर खड़े हो सके। तो आप इसके समता में यही किया जाता है कि जैसे कि समान परिस्थितियों पर आधारित होती है। जैसे कि समान परिस्थितियाँ ये अगर ये व्यक्ति अगर यहाँ पे है और दूसरा व्यक्ति यहाँ पे है, तो इसको एक विशेष स्थिति के माध्यम से इसके समान खड़ा किया जा सकता है। ये समता का कॉन्सेप्ट हो गया। फिर कहते हैं अनुच्छेद 14 विधि के शासन को स्थापित करता है, यानी कि कानून के शासन को ये स्थापित करता है। विधि के शासन की अवधारणा एविडासी के द्वारा प्रतिपादित की गई थी और विधिक भावना को प्राथमिकता देते हुए विधि के समक्ष सभी समान है, यानी कि विधिक जो कानूनी भावना उसको प्राथमिकता दी गई है और सबको, यानी कि सारे सिटीजन्स को उसको कानून के समक्ष सभी को समान रखा गया है। आप मुझे बताइएगा विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस पर बल दिया गया है। ये कह रहा है भारतीय संविधान में समानता और समता के बीच संतुलन स्थापित किया गया है। तो ये आपको पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे और यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा समता और समानता में क्या डिफरेंस होता है। ये कहता है अनुच्छेद 14 का जो भाग पहला है, ये नकारात्मक प्रकृति का है। नकारात्मक प्रकृति का है, जिसके तहत विधि के समक्ष समानता पर बल दिया गया है, जबकि दूसरा भाग जो है विधि के समान संरक्षण पर आधारित है। और मुझे ये भी बताइएगा विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण ये कहाँ से लिएगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका अर्थ होता है सकारात्मक तत्व पर बल देता है। इसी आधार पर सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है, जिसके राज्य के द्वारा सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। जैसे
कि अनुच्छेद 14 के में ही समानता का अधिकार दिया गया है। अगर जैसे महिलाओं को किसी मंदिर में प्रवेश नहीं मिल रहा है तो उसके लिए एक विशेष वर्ग को वहाँ पे रोका जा सकता है, उनके अधिकार को सीमित किया जा सकता है। ये तो नकारात्मक प्रकृति का हो गया। लेकिन अगर आप इसका दूसरा एंगल देखेंगे तो महिलाओं को प्रवेश करने के लिए, एससी एसटी को मंदिर में प्रवेश करने के लिए, तो अगर उनको प्रवेश नहीं मिल रहा तो ये उनकी समानता के अधिकार का वोलेशन हो रहा है। इस आधार पे कुछ ह्यूमंस के या कुछ नागरिकों के राइट को रोके जा सकते हैं और सबको मंदिर में प्रवेश करने की राइट दिए जा सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जो हाजी अली दरगाह वाला जो केस था मुंबई में, आप उससे समझ सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सकारात्मक भेदभाव के तहत तार्किक वर्गीकरण पर बल दिया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पे समर्थन करता है कि सकारात्मक भेदभाव संभव है और इसी आधार पर 1973 और 2019 में इस वर्गीकरण का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समर्थन भी किया गया था, जिसकी जिसकी दो शर्तें हैं। जैसे उद्देश्य की स्पष्टता, यानी कि अगर सकारात्मक भेदभाव किया गया है तो उसका उद्देश्य क्या था उसको स्पष्ट करना होगा, और वह जो निर्णय लिया गया है वो कितना न्यायोचित है, किसके मतलब किस तरीके से उसको निर्णय लिया गया है, ताकि किसी एक टारगेट करके तो नहीं लिया गया किसी विशेष वर्ग को, इस प्रकार से वे न्यायोचित भी होना चाहिए। फिर विधि का शासन और प्राकृतिक न्याय के बीच संतुलन भी यहाँ पे होना चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये जो क्या कहता है, अनुच्छेद 14 का जो अधिकार है ये विधिक व्यक्ति को भी प्राप्त है। जैसे कि विधिक व्यक्ति का सेंस यहाँ पे कंपनी या निगम से है। फिर अनुच्छेद 14 के कुछ अपवाद, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध अगर उनके पद पर रहते हुए कोई आपराधिक प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है। और सांसदों और विधायकों के विशेषाधिकार, ये यहाँ पर अपवाद है। अनुच्छेद 331 ए, 331 बी, 300 सॉरी यहाँ पे 31 सी, ये भी अपवाद है। ये यहाँ पे संपत्ति से संबंधित कुछ राइट है, ये अपवाद है। जो कि हम इसको जब लास्ट में देखेंगे, जब हमारा पूरा फंडामेंटल राइट का जो टॉपिक खत्म होगा तब हम इन तीनों अनुच्छेदों को वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो पत्रकारिता से संबंधित जो संरक्षण है ये भी इसका अपवाद है। इसी आधार पर अनुच्छेद 14 के संबंध में आप ये देखेंगे कि कुछ विगत वर्षों से ही आप देखेंगे कि जो कानून का शासन है उसको ना सुन देख करके शासक ही कानून, मतलब की अवधारणा शासक ही कानून की अवधारणा काफी तेजी से प्रचलित हुई है भारत में। शासक ही कानून, जैसे कि आप इसको बेसिक टर्म में समझ सकते हैं। जैसे कि अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपको जो कहते हुए मिल जाएंगे कि अब अगर मोदी जी मतलब वो है तो कुछ भी संभव है। एक तरह से क्या है, एक तरह से इसका मतलब है कि शासक ही कानून है। इसके द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट को के द्वारा एक चिंता जताई गई थी, उसी आधारित पे ये प्रश्न दिया गया है। विगत कुछ वर्षों में शासक ही कानून की अवधारणा तेजी से प्रचलित हुई है। चर्चा करना है आपको 150 वर्ड में, आपको इसको लिखने की कोशिश करना है। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इंटरनेट का उपयोग करके आप इसको समझ सकते हैं और अपने आंसर को बेहतर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा अगला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या कह रहा है, इस केवल वर्ड को आप ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 15 कहता है केवल धर्म, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान पर विभेद नहीं किया जा सकता। यानी कि धर्म, जाति, रंग, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर तो भेदभाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन इन सब के अलावा कोई और आधार है तो उस पर भेदभाव किया जा सकता है। ये आपको अनुच्छेद 15 क्लियर हो गया होगा। इसकी प्रकृति क्या है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकृति का है। फिर ये अनुच्छेद 15 केवल नागरिकों को प्राप्त होता है। और जो अनुच्छेद 15 में जो प्रावधान थे, जो हमारा मूल संविधान था, उसमें प्रथम संविधान जो मूल प्रथम 3 जो प्रावधान थे वो ये थे, अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 15(3). ये 3 जो प्रावधान थे हमारी मूल संविधान में ही उल्लेखित थे। फिर अनुच्छेद 15(3) में क्या कहता है, महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए विशेष प्रावधान करने हेतु राज्य को शक्ति देता है। ये अनुच्छेद 15(3) ये राइट देता है राज्य को कि महिला और बच्चों से संबंधित एक विशेष राइट देता है। फिर आगे हम देखेंगे कि अनुच्छेद 15(4) और 15(5) ये भी राइट देता है कि सामाजिक वर्ग से पिछड़े आर्थिक और सामाजिक शैक्षणिक वर्ग के लिए भी राज्य को विशेष शक्ति दी गई है। तो
पहले संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15(4) को जोड़ा गया। इसके तहत सामाजिक पिछड़े वर्ग या SC/ST के विकास हेतु विशेष कदम उठाने की शक्ति राज्य को यहाँ पे दी गई है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। फिर इसके बाद क्या था, फिर 93rd संविधान संशोधन आता है, यानी 93वां संविधान संशोधन आता है। इसके तहत अनुच्छेद 15(5) को जोड़ा जाता है। इसमें क्या कहते हैं, इसमें प्रावधान करते हैं आर्थिक सहायता प्राप्त, यानी कि जो आर्थिक सहायता प्राप्त जो शैक्षणिक संस्थान है वो गैर आर्थिक सहायता प्राप्त और निजी शैक्षणिक संस्थाओं समेत इनमें सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या SC/ST के लिए राज्य द्वारा विशेष कदम उठाया जा सकता है। ये तो इसको 93rd संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ दिया गया, ये प्रावधान भी किए गए, लेकिन इसको एक चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो इनामदार केस 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी सब तो सही कहा, यानी कि सहायता प्राप्त और गैर आर्थिक सहायता प्राप्त निजी संस्थाओं में मतलब वो विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, लेकिन जो निजी संस्थान है उस पर आरक्षण को लागू नहीं किया जा सकता है। इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2005 में असंवैधानिक बता दिया गया। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निजी संस्थाओं में आरक्षण को असंवैधानिक बताया और इसी निर्णय को समाप्त करने के लिए, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये निर्णय दिया गया है, इस निर्णय को समाप्त करने के लिए विधायिका द्वारा संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 15(5) को शामिल किया गया, जो कि फाइनली बन करके आता है हमारा 93rd, जो कि इसको चैलेंज किया गया। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया, फिर अनुच्छेद 15(5) को ऐड किया गया। उस संशोधन को के द्वारा अनुच्छेद 15(5) को ऐड किया गया और ये कहा गया कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं पर यह लागू नहीं होता है। फिर इसी के बाद एक केस आता है अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 2008 में आता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के तहत राज्य को विशेष सुविधा प्रदान करने हेतु शक्ति प्राप्त है। यानी कि अब जो उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, इस केस के माध्यम से उसका जो प्रावधान था अब वो उसको वैधानिकता मिल गई और अनुच्छेद 15(5) के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि अनुच्छेद 15(5) मूलभूत ढांचे को उल्लंघन नहीं करता और ना ही किसी वर्ग को यह अधिकार देता है। यानी कि जैसे कि अनुच्छेद 15(5) ये अधिकार नहीं देता है कि हमें उस विशेष श्रेणी में ही रखा जाए, किसी वर्ग को विशेष अधिकार नहीं देता है। फिर इसी आधार पर राज्य के द्वारा 2019 में 15(5)(6) को ऐड किया गया एक संशोधन के माध्यम से, जो कि 103वां संविधान संशोधन 2019। इसमें आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए 10% का आरक्षण दिया गया है। क्योंकि ये आप सबको सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मैंने पहले ही बताया कि आज मुझे थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है, इसकी वजह से मैं इन 2 आर्टिकल को मैंने डिस्कस किया, अनुच्छेद 14 एंड 15। मैं क्लास को ब्रेक नहीं करना चाहता था ताकि कंटिन्यूटी एक बनी रहे क्लास में हमारी, इसलिए मैंने 2 छोटे मैंने अनुच्छेद को डिस्कस किया। इसके बाद हम अनुच्छेद 16 डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 16 जो कि लोक नियोजन से संबंधित है, यानी कि जो हमें कार्य करने इसी में ही आपको आएगा। आरक्षण की जो नीति है इसी में ही हम डिस्कस करेंगे। ये अनुच्छेद 16 थोड़ा बड़ा है। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 17 ये अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत। फिर इसके बाद 18 के बाद कुछ, फिर इसके बाद हम देखेंगे सारे 20, फिर इसके अनुच्छेद 19, 20, फिर जो 21 आर्टिकल है अनुच्छेद 21 ये थोड़ा बड़ा है। इसके बाद जो सारे जो है धीरे धीरे हम सारा डिस्कस करते चले चलेंगे, जो कि एक हमारे कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होगा। और मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे अभी नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पॉलिटी के पूरा मेंस जो है आपको इसी चैनल पे पूरा कवर कराने वाला हूँ, प्लस इकोनॉमी भी कवर होने वाली है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।